एएनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आज हम आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले बात करेंगे मुंबई में चल रहे कंगना शिवसेना विवाद की। आखिरकार इस विवाद के बाद आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सामने आए और उन्होंने कंगना विवाद पर अपनी बात रखी। क्या कहा उन्होंने, जानेंगे आगे। और इसके बाद बात करेंगे कंगना रनौत की, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने खुद के ड्रग्स एडिक्ट होने की बात कही है। तो वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद अब लगता है कि कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और आखिर में बात करेंगे यूपी की, जहां पर योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। क्या है वो बड़ा कदम, इसको भी इस पूरे चर्चा के दरमियान समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जी हां, तो सबसे पहले पहली खबर, कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच चल रहे विवाद के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रविवार को जनता के सामने आए। उन्होंने कंगना विवाद पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। उन्होंने लाइव आकर जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वह चुप हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों में काम कर रही है। तूफान भी मुंबई में आकर गया। महाराष्ट्र सरकार ने उस स्थिति में भी अच्छा काम किया। मैं राजनीति पर बात नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की बदनामी का जो सिलसिला चल रहा है, इस पर वो सीएम पद पर मास्क उतार कर भी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो हालात हैं उसके लिए सबको एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है और मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि कोई हंगामा न करे और न ही कोई अफवाह फैलाए। तो कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच चल रहे विवाद के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रविवार को जनता के सामने आए। हालांकि उन्होंने कंगना विवाद पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। उन्होंने लाइव आकर जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वो चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास जवाब नहीं है। विनीत त्यागी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। त्यागी जी, बहुत स्वागत है आपका एएनवी न्यूज में। विनीत त्यागी जी, क्या माना जाए, मैं चुप हूं इसका मतलब यह नहीं है कि चीजों को, परिस्थितियों को भांप नहीं रहा हूं, ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। मुझे तो एक चीफ बयान कम लगता है और एक गुंडे का बयान ज्यादा लगता है, एक धमकी भरा बयान। और आप चुप कैसे हैं? आप अपनी पुलिस के थ्रू, बीएमसी के थ्रू आप निरंतर जो आपके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आप उनके खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। आपके गुंडे सड़क पर निकले हुए हैं और जो जरा सी भी आवाज आपके खिलाफ उठा दे या आपकी सरकार के खिलाफ उठा दे, आप उनको मार पीटते हैं, उनके सर तक मुड़वा देते हैं। अभी एक नेवी के वेटरन की आंख तक आपने देखा, वो सब दृश्य आप लोगों ने देखा है कि कितने बुरी तरीके से उनको पीटा गया। एक दो भाई थे जिनकी दुकान को ध्वस्त कर दिया गया। उनकी सिर्फ इतना था कि उन्होंने क्रिटिसाइज कोरोना के ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कर दिया था। आप कह रहे हैं कि हम चुप हैं। अरे साहब, पूरे महाराष्ट्र में आपके गुंडे घूम रहे हैं। जरा सी कोई आवाज उठा दे तो आप उसको मार पीट देते हैं, उनके घर तोड़ देते हैं, ऑफिस तोड़ देते हैं। और जब आप बोलेंगे तो क्या करेंगे? मैं तो ये सोच के ही महाराष्ट्र की बिल्कुल जाहिर तौर पर, क्योंकि अभी जो स्थिति है उसमें अगर आप ये बात कहते हैं कि मैं चुप हूं, इसका मतलब ये नहीं कि जवाब नहीं मेरे पास, यानी कि ऐसा लग रहा है कि बहुत अत्याचारों से जूझ रही है महाराष्ट्र सरकार, इसलिए ये बयान दे रहे हैं। लेकिन स्थिति तो बिल्कुल उलट है विनीत त्यागी जी। हर जगह मारामारी चल रही है, जहां देखो वहां शिव सैनिक जो है किसी को भी उठाकर बुरी तरह से पीट दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी, इन्होंने ये समझ नहीं आता है कि इनकी लड़ाई किससे, कोविड से लड़ रहे हैं या अपने ही नागरिकों जो कि आपसे सहमत नहीं, आपकी बात से सहमत नहीं। कंगना जी ने क्या किया था? कंगना जी ने खाली जो ड्रग माफिया पूरा बॉलीवुड में चलता है उसके खिलाफ एक आवाज उठाने का ही तो काम किया था। एक नेक्सस के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बीच में कूदने की क्या जरूरत पड़ी? ऐसा क्या था आपका कनेक्शन उन लोगों के साथ कि आप उनके बचाव में आकर खड़े हो गए और कंगना जी को आप टारगेट करने लगे? उनका वो इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी इस पूरे मसले को हवा दे रही है और बीजेपी से भुनाने का काम कर रही है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार लगातार बयान दे रही है। विनीत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी, अब वापस आइए। विनीत जी, इसलिए भी महाराष्ट्र सरकार लगातार इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं और शिवसैनिक और जो शिवसेना की जो मंशा है अब तक तो वही लग रही है, क्योंकि बीजेपी इस पूरे मामले में सियासी रोटियां सेक रही है। बीजेपी इसे भुनाने का काम कर रही है, कंगना रनौत को शह दे रही है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार को ये बात हजम नहीं हो रही है।
देखिए सुनील जी, आप जब कहते हैं कि कंगना रनावत को हम सह दे रहे, कौन है कंगना रनावत? कोई आतंकवादी है क्या, या किसी दूसरे देश की नागरिक है? अरे हमारे देश की एक नागरिक है कंगना रनावत, एक सम्मानित नागरिक है, एक फिल्म एक्ट्रेस है। उनके ऊपर जब आप अत्याचार करेंगे, किसी भी भारतीय नागरिक के ऊपर जब आप इस तरह से अत्याचार करेंगे खुल्लम खुल्ला, मतलब ये एक सरकार का आचरण देखिए, आप किसी गैंगस्टर की तरह ये काम कर रहे हैं। खुल्लम खुल्ला आप किसी के ऊपर इतना अत्याचार करेंगे और उसके साथ कोई खड़ा भी ना हो, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप कि हम सब आंख मूंद कर ये सब देखते रहें? ऐसा नहीं होगा साहब, ये हिंदुस्तान है। आप भले ही जिन लोगों के साथ मिल गए हैं वैसा आचरण आप महाराष्ट्र में करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। सचिन रावत हैं, कांग्रेस नेता हैं, वो पक्ष रखेंगे अपना। रावत साहब, बहुत स्वागत है आपका एनवी न्यूज में। धन्यवाद। रावत जी, विनीत त्यागी तो कह रहे हैं कि देखिए, कंगना रनावत को अगर हमने प्रोटेक्शन दिया और उनके पक्ष में हम खड़े हुए, वो इसलिए क्योंकि कंगना रनावत इस देश की नागरिक हैं और उनके साथ कुछ गलत होगा तो जाहिर तौर पर हम उनके साथ खड़े हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि मैं चुप हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास जवाब नहीं है। मुंबई में, महाराष्ट्र में हर तरफ तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है, शिव सैनिक जाते हैं, किसी को भी पीट देते हैं, और क्या कुछ चुप्पी का इसका मतलब निकाला जाए? सचिन रावत साहब, ये बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार पूरी तरीके जो प्रकरण स्टार्ट हुआ कंगना जी का, उसमें लगातार राजनीति होती रही। राजनीति जो है वो पूर्णतः बीजेपी के द्वारा और बीजेपी के इशारे पे कराई गई। और जहां तक कंगना रनावत को सुरक्षा देने की बात है, ठीक है, कंगना रनावत को आप सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन बेटियों को भी सुरक्षा दीजिए देश की, कि जो अपने लिए हक की आवाज उठाती हैं, वो नौकरी के लिए हो या तमाम और जो लगातार जो आपने आरोप लगा दिया कि ये सब कुछ बीजेपी ने करा दिया, इसका कोई सबूत है? प्रमाणित कर पाएंगे इसे आप, या फिर ऐसे हवा हवाई बातें? सुन लीजिए, ज्यादा उत्सुक होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको वाली बात ही नहीं, समस्या तो यही है ना प्रवक्ताओं के साथ कि आए और जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने ऐसा करा दिया, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि उद्धव ठाकरे आए आज, उन्होंने कहा कि अभी तो मैं चुप हूं, इसका मतलब ये नहीं मेरे पास जवाब नहीं। और किस तरीके के जवाब चाहती है जनता वहां की? देश भर क्या देखना चाहता है मुंबई में? त्यागी साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पूरा प्रकरण हुआ, आपने देखा होगा कि जब रमन सिंह की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तो ब्रांड एम्बेसडर बन के कौन गया था? कंगना रनावत गई थी कि नहीं गई थी? और लगातार सुशांत की मौत को राजनीतिकरण का काम कर रहे हैं आप लोग, और लगातार बिहार का चुनाव सामने है को लेकर के आप पूरा प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। देश की स्थिति पे आज बात होगी, आज कंगना बात होगी। अब कंगना जी लगातार जो मुंबई है उसको पीओकी बोल देती हैं, तब उसका पक्ष लेने के लिए आप क्या कहेंगे? अगर कोई पीओकी बोल सकता है तब तो वहां की सरकार पैसे, और जहां तक के सामने जो भी उनके बीएमसी ने कार्रवाई की, तब अवैध था, तो बीएमसी ने कार्रवाई सही नहीं, देखिए गलत नहीं किया। रावत जी, मुझे एक एक बयान पता है, एक एक घटना और एक एक दिन, एक एक समय पता है कि कब कब कहां कहां क्या क्या ट्विटर वार हुआ। ये मत बताइए कि किसने पीए को बताया और किसने वहां पे चीन की सीमा बताई। मालूम है हमें, उससे पहले ये कहा गया था कि मुंबई आने की जरूरत नहीं। अरे देश की अगर मुंबई पुलिस से सवाल उठा लिया उस घटनाक्रम के बाद, तो गुनाह कर दिया क्या? विनीत त्यागी जी, बचाओ का जो नारा दिया था, विनीत त्यागी जी, सचिन रावत जी, सुन लीजिए थोड़ा धैर्य रखकर। आप लोग सिर्फ और सिर्फ सचिन रावत जी, आपका हो गया है, थोड़ा सुन लीजिए दूसरों को भी करते हैं। विनीत त्यागी, आप अपनी बात रखिए जी। सुनील जी, जैसे इन्होंने कहा कि पीओके कंगना जी ने बता दिया, ये भूल गए कि इनके अपने राहुल गांधी जी ने भारत को रेप कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा था, भारत को रेपिस्तान कहा था आपके राहुल गांधी ने। आपके शशि थरूर ने भारत को तालिबान करार दे दिया था। आप बात कर रहे हैं कंगना जी की, जिनको ये बिल्कुल पीओके जैसा बर्ताव भी जिनके साथ किया जा रहा है। उनको कहा जाता है आप मुंबई कदम रख के दिखाइए, आपका मुंह तोड़ देंगे। उनको हरामखोर जैसे एक अपशब्द से भी संजय राउत जी कहकर बुलाते हैं। आप बात कर रहे हैं कि वो पीओके कह रहे हैं, अरे आपने वो सारे कारण उनको दिए हैं, सारा आपने वातावरण उनको दिया है कि उन्हें महसूस हो रहा है कि इस तरह से अपने देश में तो नहीं हो सकता। और आप अपने लीडर्स के भी थोड़े से बयान देख लीजिए। दूसरी, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस को मैं एक चीज कह देना चाहता हूं कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। आपको लगता है कि आप कबूतर की तरह आंख मूंद कर ये सब देख रहे हैं तो जनता आपको माफ कर देगी, तो ये आपके साथ नहीं होगा। जनता आपको भी देख रही है साहब। सचिन रावत जी, मैं बता रहा हूँ, त्यागी जी को बड़ी ध्यान से सुन रहा था। त्यागी जी को कंगना जी के साथ में देश की बेटियों को सुरक्षा देने की बात
कहनी चाहिए। एक बेटी की बेटी नहीं है सचिन रावत जी, या आप ये निर्धारित करेंगे कौन सी बेटी को सुरक्षा देना है, कौन सी को नहीं? महाराज सुन लीजिए महाराज, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बेटी 13 साल की पैदल चलते चलते रास्ते में तेलंगाना में उसने दम तोड़ दिया। आप लोगों के लॉकडाउन के अनियमित लॉकडाउन की वजह से उसको आप सुरक्षा दे नहीं पाए। आप देश की बेटी को सुरक्षा देने की बात करते हैं। उन्नाव का प्रकरण में अगर उसको सुरक्षा दे सचिन रावत जी, कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद जो है ना, सचिन रावत जी, के महापुरुष हैं, स्थिति ऐसी बन गई है कि आप सवालों से, वाजिब सवालों से भागने की कोशिश करते हैं। आपसे जो पूछा जाता है उन सवालों से दरकिनार होते हुए आप दूसरे एंगल पर, दूसरे ट्रैक पर दौड़ने लग जाते हैं। तो मैं तो बता रहा हूँ कि नहीं, वो मालूम है हमें जन्नत हकीकत क्या है। सेंगर जैसे लोग आप याद दिलाएंगे, आप बताएंगे। अरे महाराज, जितना जिस सवाल के लिए आपसे जो सवाल किया जा रहा है उसका जवाब दे दो। उसका जवाब नहीं है आपके पास। नहीं, मैं तो दे रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो बात क्या बता रहा हूँ। क्या है मायने अगर मैं चुप हूँ तो ये ना समझा जाए कि जवाब नहीं मेरे पास। देखिए, उद्धव साहब ने स्पष्ट तौर पे संदेश दे दिया है कि उन्होंने यही कहा कि आप लगातार महाराष्ट्र को टारगेट कर रही हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज को आप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुखपत्र सामना शिवसेना का आता है, उसमें जो भाषा, जो टिप्पणियां, चाहे वो प्रधानमंत्री से लेकर हो, देश के पंत प्रधान पर टिप्पणी हो, उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर इस तरह की बातें हो जाएंगी तो फिर उसके बाद ये बयान आ जाएगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का, जो कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि उद्धव ठाकरे जब आएंगे तो ये बयान देंगे कि मैं चुप हूं, तो इसका मतलब ये नहीं, जवाब नहीं। किस तरह की स्थिति बनती जा रही है। जवाब तो आप तो सहयोगी दल है और वो लगातार वो उनका आपने वर्जन सुना, उनकी बात नहीं। उन्होंने क्या कहा, ये उद्धव ऐसे करके आप संबोधन कर रहे हैं एक मुख्यमंत्री को और लगातार टारगेट कर रही हैं, आप पीओकी बोल रही हैं। क्या समझती हैं अपने आप को? मतलब आप अपने को इतने बड़े वो समझ रही हैं कि बीजेपी आपको सपोर्ट कर रही, फंडिंग कर रही है और लगातार आपको कंगना रनौत को बड़ा बनाने वाले, उनके मुद्दे को हवा देने वाले, उनको प्रचलित चर्चित करने वाले, ये सब आप ही तो हो। क्या जरूरत है एक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जो करोड़ों करोड़ की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, वो कंगना रनौत जैसे मसले पर आकर ये कह दे और आप इस बात का समर्थन कर रहे हैं? क्या है कंगना रनौत? कही थी। देखिए, मैं तो यही बता रहा हूँ, उद्धव जी गिर रहे हैं, उतना ही ऊपर कंगना जी उठ रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सचिन रावत जी, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। विनीत, आप बने रहिएगा क्योंकि अगली खबर पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। अगली खबर कंगना रनौत से ही जुड़ी हुई है। ड्रग्स विवाद पर कई चौंकाने वाले खुलासे किए जा रहे हैं। जी हां, सुशांत केस में जब से ड्रग्स एंगल सामने आया है, कंगना ने पूरे बॉलीवुड को अपने निशाने पर ले लिया है। एक्टर्स ने यहां तक कहा कि 90% सेलेब्स ड्रग्स एडिक्ट हैं और हर कोई ड्रग्स पार्टियों में शामिल होता है। कंगना के इस बयान ने बॉलीवुड में भूचाल ला दिया और एक नई बहस शुरू हो गई। लेकिन लगता है कि अब इस विवाद में खुद कंगना रनौत भी फंस गई हैं। दरअसल कंगना रनौत का सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कंगना रनौत ये मान रही हैं कि वह एक वक्त वह ड्रग एडिक्ट बन गई थी। उनका ये स्टेटमेंट अपने आप में एक नए विवाद को जन्म देने जा रहा है, जो कि एक्टर्स लगातार पूरे बॉलीवुड को ड्रग्स विवाद पर घेरने की कोशिश कर रही हैं। वो खुद इस वीडियो में माने तो वह खुद ड्रग्स एडिक्ट हैं, तो हैरानी होती है। इस वीडियो में कंगना कह रही हैं कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र में घर से भाग गई थी, फिर कुछ ही साल में वह फिल्म स्टार बन गई, लेकिन अपने शुरुआती सालों में मैं एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में कई कांड हुए, मैं शुरुआत में ही ऐसे लोगों के बीच आ गई जिस वजह से काफ़ी दिक्कतें हुई। अब कंगना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोग इस पर अपने अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। दोस्तों, मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं मतलब हाथ उठाऊंगी और तारे तोड़ ले आऊंगी। मेरी माँ कहती है कि एक बार मैंने बारिश में नाचते हुए तुम्हें देखा, आधा घंटा तुम ऐसा लगता है जैसे आसमान को से कुछ खींचने की कोशिश कर रही हो। ये सच है, मुझे ऐसा लगता था और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। एनीवे, तो कंगना रनौत के ड्रग विवाद पर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सुशांत केस में जब से ड्रग एंगल सामने आया, कंगना ने पूरे बॉलीवुड को अपने निशाने पर लिया। एक्टर्स ने यहां तक कहा कि 90% सेलिब्रिटी ड्रग एडिक्ट हैं, हर कोई ड्रग पार्टियों में शामिल होता है।
कंगना के इन बयानों ने बॉलीवुड में भूचाल ला दिया। एक नई बहस, एक नई डिबेट शुरू हो गई, लेकिन लगता है इस विवाद में खुद कंगना भी फंसती जा रही हैं। ये जो वीडियो हमने आपको दिखाया जो वायरल हो रहा है, उसमें वो खुद इस बात को स्वीकार रही हैं कि एक दौर ऐसा भी आया कि जब मैं खुद ड्रग एडिक्ट हो गई। विनीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। विनीत, इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या माना जाए, कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़नी लाजमी है, क्योंकि वो खुद इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि एक दौर वो भी था जब वो खुद जो है ड्रग्स की शिकार थी। देखिए सुनील जी, हमारे देश में, पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन के किसी समय में, जैसे कि कंगना जी इस वीडियो में बता रही हैं कि टीन एज में वो ड्रग एडिक्ट हो गई थी, ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं और फिर उससे बाहर निकल जाते हैं। अब इन्होंने ये प्रकरण सामने आया है, वो किस तरह से आया है, क्यों आया है, मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा। इन सब चीजों के बाद ये जो वीडियो आया है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि उसमें अगर किसी कानूनी एंगल से वो कल्प्रिट आपको लगता है या जिसको भी लगता है, तो वो कानून के पास जाएं और जो भी उन्हें लगता है वो सारी शिकायतें करें और फिर कानून अपना निर्णय ले। इसमें मैं कंगना जी के प्रवक्ता की तरह यहाँ नहीं बैठा हूं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष यहाँ पे रखने के लिए बैठा हूँ। कोई भी इस देश में गलत काम करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए आप कानून के पास जाइए, कानून को जो सही लगेगा कानून करेगा। बाकी मैं अपना पक्ष, मेरा इंडिविजुअल मानना यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी अवस्था में, किसी जीवन के अपने पल में ड्रग एडिक्ट होते हैं, फिर उससे बाहर निकल जाते हैं। रामकिशोर भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रामकिशोर जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। रामकिशोर जी, कंगना रनौत ने सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि 90% ऐसे लोग हैं जो बॉलीवुड में ड्रग का शिकार हैं, ड्रग्स एडिक्ट हैं। लेकिन अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कंगना रनौत का, उसमें वो कह रही हैं कि एक दौर वो भी था कि जब मैं खुद जो है ड्रग्स एडिक्ट थी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद आपकी प्रतिक्रिया? कंगना रनावत इस देश में एक बॉलीवुड की एक्टर हैं, इससे ज्यादा तो उनका कोई योगदान नहीं है। और कंगना रनावत जो कुछ भी बोलेंगे उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए जी। हाँ, कंगना रनावत कभी ड्रग लेती थी, कभी क्या करती थी, ये उनका पास्ट है। उनके पास्ट में हम लोगों को जाने की क्या जरूरत है। और कंगना रनावत आज की तारीख में क्या इशू है। कंगना रनावत एक नाचने गाने वाली, मतलब ये करने वाली अभिनेत्री है। उनका इस देश की के आजादी में कोई योगदान हो, उनका इस देश के बनाने में कोई योगदान हो, उनका कोई राजनीतिक योगदान हो, तो आप बताइए मुझे। हाँ, कौन है कंगना रनावत? नहीं, ये बात तो कंगना रनौत कौन है, इस बात का तो अंदाजा इस बात से ही लग रहा है कि तमाम बड़े बड़े आपके सहयोगी दल के नेता, उनकी तो इस समय ऐसी स्थिति हो रखी है कि कंगना रनौत एक ट्वीट कर दें तो 4 ट्वीट वो कर देते हैं। तो ये बात उन्हें समझ में नहीं आती क्या? नहीं, वो जो लोग कर रहे हैं उनसे पूछिए आप। मेरे से मैं कंगना रनावत को बहुत ज्यादा महत्व तो नहीं देना चाहता हूँ। वो ड्रग ऐसे देखिए, कंगना रनावत जैसे फिल्म इंडस्ट्री में लाखों लोग हैं, लाखों लोग काम करते हैं। अभी ड्रग्स का जो विषय है वो एनसीबी देखेगी, जैसे उसने रिया चक्रवर्ती की जांच की है, उसको वैसे कंगना रनावत की भी जांच करनी चाहिए। हाँ, जी, कंगना रनौत की भी जांच करनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि मैं तो ऐसा मानता ही नहीं कि कंगना रनौत कौन है, क्या है, एक अभिनेत्री के तौर पर ही है वो। ठीक है, ऐसे बहुत लोग हैं, कंगना रनौत जैसे बहुत लोग हैं, उनको इतना माफ करने की हमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन रामकिशोर जी, बहुत लोग हैं, लेकिन कोई ऐसे सामने नहीं आया सुशांत के मामले में, जब कंगना रनौत ने आगे आकर अपनी आवाज मुखर की और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि अगर मुझे महाराष्ट्र सरकार प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा देती है, तो मैं उन लोगों के नाम बता सकती हूं जो वाकई में इस तरीके के इस धंधे में और इस नशे में वो एडिक्ट हैं, वो गिरफ्त में हैं इसकी में। उसके बाद से तो उन्होंने हिम्मत दिखाई आगे आने की। आप कह रहे लाखों लोग हैं, कहाँ हैं वो लाखों लोग? अब उनको केंद्र सरकार ने Y+ की सुरक्षा दे दी है। अब कंगना रनावत तो लिस्ट एनसीबी को सौंप दे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, आप मुझे लगता है उस चीज को समझ नहीं पाए जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि देखिए 90% लोग बॉलीवुड में ड्रग्स लेते हैं। ठीक है, एक बात ये पहला स्टेटमेंट उनका, उसके बाद से भूचाल आ गया। दूसरा, अब एक और नया मसला सामने आया है, एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर,
उसमें कंगना रनौत खुद इस बात को कह रही हैं कि एक दौर वो था कि मैं भी ड्रग्स एडिक्ट थी, यानी कि ड्रग्स की गिरफ्त में मैं भी साहब, थी। ये मैं इस पर प्रतिक्रिया चाह रहा हूं आपकी। मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये कंगना रनावत का 2016 का शायद वीडियो होगा जो वायरल हो रहा है, और उसमें कंगना रनावत अगर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं ड्रग लेती थी या ये करती थी, जो भी कंगना रनावत का पास्ट है, उस कंगना रनावत के पास से हमें क्या लेना देना। वो ड्रग लेती रही होंगी तो उनको ड्रग विनीत त्यागी जी, कराया जाना चाहिए। भाई रामकिशोर जी ने तो पल्ला झाड़ लिया, उन्होंने कहा कि भैया वो कुछ भी करें, क्या था उनका मसला, उनके पास्ट और जो भी है फ्यूचर से हमें कोई मतलब नहीं है। जी जी सुनील जी, पहले रामकिशोर जी की एक बात इन्होंने कंगना जी के लिए कही, बड़ी अपमानजनक बात थी। उन्होंने कहा कि एक नाचने गाने वाले की बातों पर वो बात शायद रामकिशोर जी की नहीं, क्योंकि बड़े ही सरल स्वभाव के नेता हैं रामकिशोर जी, तो लेकिन वो शायद शिव सैनिकों ने उनके मुंह में डाल दी हो। शिव सैनिकों की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया आती है। लेकिन रामकिशोर जी अगर पार्टी को अपना यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं तो एक बात मैं सिर्फ उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर कोई नाचने गाने वाली कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा बन सकती है तो थोड़ा सा सम्मान इन्हें बाकी अभिनेत्रियों के लिए भी और रामकिशोर जी करने वाले सबके लिए। ये जो स्टेटमेंट था आपका कि कंगना रनौत नाचने गाने वाली और ये वो सब, ये अगर नहीं, ये अगर बदतमीजी वाली भाषा बोलेंगे तो फिर हम भी बदतमीजी कर सकते हैं। अगर ये हमारे उन्होंने तो आप ही के स्टेटमेंट पे सवाल उठाया। इसका तो हमें पूरा विश्वास है कि आप बदतमीजी कर सकते हैं। आजकल शिवसेना वालों के आप गठबंधन में भी हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप अगर किसी को नाचने वाली कहेंगे तो वापस 3 उंगलियां घूमकर आपके ऊपर आएंगी। आपको पहले देखना चाहिए अपनी पूरी पार्टी को और फिर कोई बयान देना चाहिए, बचना चाहिए आपको ऐसे आप हमारी पार्टी को देखने के पहले अपनी पार्टी को देखिए और वो बातें कीजिए। आप लेकिन क्या है ऐसा बयान किशोर जी, रामकिशोर जी, ऐसा बयान ठीक है जो आप कह रहे थे? मैं क्या कह रहा था? आपने कहा कि कंगना रनौत तो और कुछ नहीं, वो नाचने गाने वाली है और इससे ज्यादा नहीं नहीं, आप बताइए, नाचने गाने वाली नहीं है कंगना रनावत। रामायण में कंगना रनावत रामायण में स्थित थी क्या? देखिए रामकिशोर जी, अब आप वापस अपनी बात पे आ रहे हैं तो मैं भी आपको एक बात रामकिशोर जी, विनीत त्यागी जी भाई वहाँ इटली में क्या वो कह रहे हैं कि क्या वो रामायण में रिसर्च करना चाहिए। क्या वो रामायण में स्थित थी क्या? रामकिशोर जी, भारत की विविधता, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं। पहली बात आप सुन लीजिए मेरी बात, रामकिशोर जी, रामकिशोर जी अब सुन लीजिए मेरी बात, ठीक है ठीक है, अब सुनिए आपको सुनना होगा। रामकिशोर जी, भारत की विविधता है और यही भारत की खूबसूरती है। कांडे को कांडा नहीं कहा जाता है। मैंने उनको कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर कंगना रनौत का वो प्रोफाइल है, अगर कंगना रनौत उस अभिनय में है तो उन्हें अभिनेत्री कहा जाता है, उन्हें नाचने गाने वाली नहीं कहा जाता है। आप इस तरह की अगर भाषा का प्रयोग करेंगे तो शायद आप अपने लिए मुश्किलें पैदा कर लेंगे। रामकिशोर जी, इस भारत में विकलांग को भी विकलांग कहते हैं, उसको लूला या लंगड़ा नहीं कहते हैं। प्रधानमंत्री ने एक शब्द निकाला, दिव्यांग। उन लोगों के सम्मान में उन लोगों को यह फील ना हो कि आज हमारे साथ ईश्वर ने ऐसा किया या हम इस तरह की स्थिति में हैं, तो हमारे लिए एक सम्मानीय शब्द होना चाहिए। आप किसी अभिनेत्री या किसी अभिनेता को नाचने गाने वाला कहेंगे? कैसी बातें करते हैं रामकिशोर जी आप? नहीं, नाचना गाना बुरा है क्या, ये बताइए। कृष्ण भगवान भी नाचते गाते थे। अब ठीक है, आप अब जब भगवान पर ही आपने प्रतिक्रिया उठा दी, प्रभु आपसे तो शायद है कि ब्रह्मा भी न पार पा पाए। जब आपने ईश्वर पर ही प्रतिक्रिया उठा दी कि कृष्ण भगवान भी नाचते गाते थे, नहीं, बहुत बढ़िया। विनीत त्यागी, बहुत संक्षेप में। जी, रामकिशोर जी कृष्ण जी को भी ला रहे हैं। इन्होंने जिस कंसेप्ट में कहा ये कि नाचने गाने वाली, उनकी बात पे क्या ध्यान देना। आप क्या कृष्ण भगवान को भी इसी नजरों से देखते हैं क्या? नहीं, वो उनकी मंशा जाहिर हो गई। मुझे तो लगा कि कम से कम रामकिशोर जी इस तरह की भाषा का तो इस्तेमाल न करेंगे, लेकिन वो नहीं, वो आदत से मजबूर है। एक गाना आया था ना, क्या करूं वो लेडी मैं हूं आदत से मजबूर, वो वाली स्थिति है किशोर जी की। जी सुनिए, बाकी मैं इतना ही कहूंगा कि अगर किसी को लगता है कि ये कानून के दायरे में कोई उन्होंने अपराध किया है तो आप स्वतंत्र हैं, मुंबई पुलिस आपके पास है, आप जाइए, शिकायत करिए और जो हो सकता है कानूनी व्यवस्था से वो करें। बहुत शुक्रिया विनीत जी आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। किशोर जी आपका भी बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है, इस पर विचार कर रही है। यूपी में सरकारी नौकरियों की शुरुआत 5 वर्ष की संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट से होगी। अगर यूपी सरकार भर्ती में बदलाव करने का फैसला करती है तो सरकारी नौकरी की शुरुआत में पहले कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति की जाएगी।
5 साल के प्रोबेशन के बाद सरकारी नौकरी पक्की होगी। जानकारी के मुताबिक योगी सरकार बी और सी ग्रुप के सभी परीक्षार्थियों में बड़ा बदलाव परीक्षाओं में करने जा रही है। इस पर विचार कर रही है, जिसमें शुरुआत के 5 साल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त करने की योजना है। इसके तहत 5 साल में अगर कोई कार्य प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा किसी का, तो छंटनी की तलवार लटक सकती है। वहीं जो लोग 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट की नियुक्ति पूरी कर लेंगे और संतोषजनक कार्य रहेगा, तो उनकी नौकरी पक्की की जाएगी, यानी कि उन्हें आगे परमानेंट कर दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया अलग अलग भर्ती प्रक्रिया के बाद संवर्ग की सेवा नियमावली के अनुसार 1-2 साल के प्रोबेशन के पर नियुक्ति होगी। और आपको बता दें, अगर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव का फैसला होता है तो जो कर्मचारी 5 साल की सेवा तय शर्तों के साथ पूरी कर सकेंगे, उन्हें पक्की नियुक्ति दी जाएगी। अजय दीप सिंह हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, कई जगह बड़ी बड़ी सेवा पर रहे वो। अजय दीप जी, बहुत स्वागत आपका एएनवी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। अजय दीप जी, ये जो स्थिति बन रही है, अभी सरकार जिस मसले पर विचार कर रही है, बी और सी ग्रेड में जो भर्तियां होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस, यानी 5 साल में अगर आप काम अच्छा है, प्रदर्शन अच्छा करते हैं आप, तो आगे आप परमानेंट होंगे, और नहीं तो फिर आपको बर्खास्त करने की स्थिति भी रहेगी। इस तरह की व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो है, मैं समझता हूँ कि संविदा पे भर्ती होने के बाद ये यदि 5 साल में व्यक्ति के कार्य का पारदर्शी प्रक्रिया से यदि उसका परीक्षण कर लिया जाए और उसके काम की क्वालिटी अच्छी है और उसमें सरकारी सेवा के प्रति जो है अच्छा काम करने का रुझान है, तो उसका जो है रेगुलराइजेशन किया जा सकता है। लेकिन इसकी इनिशियल जो चयन हो उसमें भी पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। बिल्कुल सही सवाल, बिल्कुल सही। आपने जो प्रश्न उठाया, मेरे जहन में वही आ रहा था कि जब बड़े बड़े आयोगों के द्वारा जब भर्ती प्रक्रिया होती है, जहां एग्जामिनेशन में बच्चा बैठता नहीं, उसके मार्कशीट बाहर आ जाती है, तो ये भर्ती प्रक्रिया में कैसे पता चल पाएगा कि भैया ये इसने अच्छा काम किया, इसने अच्छा नहीं किया है? बहुत सारी चीजें हैं। ये विसंगतियों को दूर करने के लिए पहले कुछ व्यवस्था बनानी होगी। अजयदीप जी, इस पर जो है सरकार की कोई जो है नीति जो है इसमें अवश्य जो है निर्धारित होगी और जो जारी होगी, तो मैं समझता हूं कि उसमें इन बातों का अवश्य जो है सरकार ध्यान रखे। लेकिन प्रदेश के स्वास्थ्य के लिए अगर देखा जाए, इस तरह की प्रक्रिया रहेगी, प्रदेश के मुस्तकबिल के लिए देखा जाए, प्रदेश के नौजवान, बेरोजगार और युवाओं के लिए देखा जाए, तो इस व्यवस्था से किस तरह की पारदर्शिता के साथ साथ एक व्यवस्था भी डेवलप होगी? अजय, लेकिन एक बात और भी है, उस पर मैं बल देना चाहूंगा। वो ये है कि प्रायः सरकारी नौकरी में आने के बाद लोगों में कंप्लेसेंसी आ जाती है। वो समझते हैं अब हम तो सरकारी सर्वेंट हो गए, अब हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। उस दृष्टि से ये संविदा की 5 वर्षीय व्यवस्था लोगों को इसके लिए बाध्य करेगी कि वो काम को अच्छी तरह से, विभागीय कार्य को अच्छी तरह से समझें, उसको अच्छे ढंग से संपादित करें और विभाग में अच्छे काम के जरिए अपनी पहचान बनाएं। तो इसका ये लाभ अवश्य है। और जो है समझता हूँ, क्योंकि युवाओं में आजकल बड़ा उत्साह रहता है और सरकारी नौकरियों के प्रति बड़ा रुझान है और कंपटीशन भी बहुत इस समय ज्यादा है, तो ये कम्पिटिटिव स्पिरिट और जो क्वालिटी वर्क का इससे अवश्य प्रमोट होगा, ऐसा भी मैं समझता हूँ। बिल्कुल। और जो व्यवस्था सरकार लेकर आ रही है, उस व्यवस्था के अनुरूप अगर चीजें होती हैं, तो शायद यह एक कारगर कदम होगा और बेहतर भविष्य उत्तर प्रदेश का इस व्यवस्था के अनुरूप आप मानते हैं कि होगा? जो है व्यवस्था में समय की और परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन भी आवश्यक होता है। तो अभी शिक्षा नीति में भारत सरकार ने बड़े आमूलचूल परिवर्तन किए हैं और उसकी यत्र तत्र सर्वत्र प्रशंसा हो रही। तो मैं समझता हूँ इसी तरह से ये चयन प्रक्रिया में भी यदि जो है कम जो है स्टेप्स के जरिए, कई जैसे फेज प्रिलिमिनरी करते हैं, फिर मेन करते हैं, फिर इंटरव्यू करते हैं, तो यदि इसको जो है बड़े सुगम मेथड से और कम समय में यदि पारदर्शी प्रक्रिया से अच्छे बच्चों का चयन होता है, बिल्कुल, और उनको 5 वर्ष का समय अपने को काम की पहचान बनाने के लिए मिलता है, तो निश्चित सरकारी काम की क्वालिटी बढ़ेगी और लोगों की जो है पात्रता, योग्यता में भी सुधार होगा। बहुत शुक्रिया अजयदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ, तो योगी सरकार एक नई व्यवस्था के अनुरूप विचार विमर्श कर रही है और यह व्यवस्था जब आएगी प्रदेश में, अगर यह आती है, पूरी तरह से लागू होती है, तो प्रदेश के स्वास्थ्य, प्रदेश के भविष्य के लिए ये बेहतर व्यवस्था कारगर साबित होगी। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।